अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट की एक्सरसाइज में जाओगे ना, तो वहां देखोगे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे। समझे ना कि जो मोल कॉन्सेप्ट वाली यूनिट है उसकी जो एक्सरसाइज है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आप देखोगे स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, समझे ना कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, उनके लिए कौन कौन सी ट्रिक्स यूज करें, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे अपनी इस टॉपिक में। समझे ना कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि रिएक्शंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सपोज आपके पास इस तरह की एक रिएक्शन दी गई है जिसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है। समझ गए ना, कोई एक रिएक्शन आपको दे दी और उसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस तरह से आपको दे दिया गया। कई बार आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन न दे के केवल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बता दिए जाते हैं, फिर आपको रिएक्शन बनानी होती है। तो सबसे पहला काम है कि जो भी रिएक्शन आपको दी गई है उसका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप बना लें। ओके, और अब यहां देखें कि ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये जो हैं ये कहलाते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और जो कैपिटल ए बी सी डी हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हो गए। समझ गए ना, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है। तो एक लॉ होता है आइसो इक्विवेलेंट लॉ, समतुल्यांक नियम। देखो बच्चों, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं उनकी रिएक्शन करने वाली अमाउंट के जो इक्विवेलेंट्स हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे, और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वो बराबर होंगे। और वो किसके बराबर होंगे? जो रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट रिएक्शन कर चुके हैं। समझ गए ना, ये कह रहा है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनके जो इक्विवेलेंट्स हैं जो रिएक्शन कर रहे हैं और या जो बन रहे हैं वो हमेशा इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है कि सपोज इसका 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है, इसका 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन कर रहा है, तो इसका 1 इक्विवेलेंट बनेगा, इसका 1 इक्विवेलेंट बनेगा। इसके 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेंगे तो इसके भी 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेंगे, तो ऐसा ही इनमें प्रोडक्ट्स के भी इक्विवेलेंट्स बनेंगे। यही है आइसो इक्विवेलेंट लॉ और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन का। अगर आप अच्छी तरह से ये समझते हैं कि इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाए आप कहीं पर भी क्या नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसी को आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह से इजी वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, ये मैंने रिएक्शन लिखी। ओके, कई बार ऐसी भी रिएक्शंस मिल जाएंगी जिनको बैलेंस करना बहुत टफ होता है, तो उन रिएक्शंस को भी बहुत इजी गोइंग हम सॉल्व कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन के बेस पर बता दूं। तो देखो बच्चों, इक्विवेलेंट्स अगर हम ये कहें कि इनके इक्विवेलेंट्स कैसे लिखते हैं, तो देखो यहां हो गया Na ऐसा ले लें अपॉन स्मॉल e, ये हो गया Nb अपॉन b और ये बराबर होगा, यहां पर हम ले लें Nc अपॉन c और ये बराबर होगा Nd अपॉन स्मॉल d। यहां पर ये जो है, ये बता दूं कि ये जो लिखा है Nx, सपोज ये है मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अब देखो, मोल्स को हम ऐसा भी जानते हैं कि मोल इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन M। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं W अपॉन M इंटू A। ये इक्वल होगा किसके, W अपॉन M इंटू B। ये किसके इक्वल होगा, W अपॉन M इंटू C। ये है W अपॉन M इंटू D। इस तरह से ये इक्विवेलेंट बराबर होंगे। यहां पर ये है मास ऑफ कंपोनेंट
जो भी आपका रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, और ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट। मैं इसको mw के फॉर्म में लिख दूं क्योंकि मैं मोलरिटी के बेस पर ही ये रिलेशन लेना चाहता हूं। mw, तो यहां mw क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हैं, कंपोनेंट का मतलब है चाहे रिएक्टेंट लेना चाहे प्रोडक्ट, तो इनके इक्विवेलेंट इस तरह से बराबर होंगे। और देखो नॉर्मल ये एक और रिलेशन होता है m इंटू वी। ओके, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं m इंटू वी अपॉन ए इक्वल टू m इंटू वी अपॉन बी, या m, ठीक है, v अपॉन सी, m v अपॉन b। यहां पर जो m है ये हो गई मोलरिटी, और ये हो गया v मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हम मिली इक्विवेलेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, ml में ले लें, अभी बाद में हम मोल में चेंज कर सकते हैं, और आप या फिर w अपॉन e, w अपॉन e, w अपॉन e, w अपॉन e, a b c और d। यहां w क्या है, और ये तो मास ही है। अब यहां बता दूं कि e है इक्विवेलेंट मास या वेट, समझ गए ना। इसमें हमें स्टोइकियोमेट्री में ये जो इक्वेशन यूज होता है, इसमें ध्यान रखें कि आपको इक्वेशन बैलेंस्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिलेशन में आपको केवल रिएक्टेंट्स पता हो तो दूसरा कितना रिएक्टेंट उसकी क्या अमाउंट लगेगी वो बता सकते हैं आप, या प्रोडक्ट कितना बनेगा वो बता सकते हैं। और इसी का एक रिलेशन होता है NVA इक्वल टू NVB, ठीक है, NV हो गया B, NVC के लिए हो गया, और ये है NV, ये हो गया D। N यहां पर क्या है बच्चों, यहां और लिख दूं मैं, N है नॉर्मैलिटी। क्या है यहां पर, N नॉर्मैलिटी है। तो ये रिलेशंस हैं जिनके बेस पर आप बहुत इजी गोइंग इस तरह की जो रिएक्शंस हैं, बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं, उनमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट, प्रोडक्ट की अमाउंट, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस जरूरी है कि आपको मॉलिक्यूलर मास पता हो उस कंपाउंड का। तो मैं समझता हूं मॉलिक्यूलर मास को आप लिखने में कोई दिक्कत नहीं जाती। इक्विवेलेंट मास जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको बैलेंस एंड फैक्टर कई चीजें ध्यान रखनी होती। तो हम देखेंगे कि इस रिलेशन से हम बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर मान लो मोलर मोल्स कैलकुलेट करना है W अपॉन m, तो mv अपॉन 1000 यूज करते हैं जब ये ml में हो। ऐसे ही W अपॉन e इक्वल टू nv अपॉन 1000 यूज करते हैं जब ये ml में हो, और लीटर में है तो 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई बार आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी होती है, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा होता है, तो इस तरह के रिलेशंस में हम अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो मैं तो ये याद रखना, यही है बच्चों आइसो इक्विवेलेंट लॉ और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और पूरी स्टोइकियोमेट्री इन्हीं रिलेशंस पर बेस्ड है। अगर आप इन रिलेशंस को अच्छी तरह समझते हैं तो मैं समझता हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं रिलेशन से आप देखोगे जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है उसको भी आइडेंटिफाई हम करते हैं। अभी हम उसको भी देखते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, और उसकी अमाउंट या रिएक्शन में कैसे पहचाने कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके बेस पर कैसे पहचाने कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये सारा सब कुछ डिस्कस करना है। वैसे भी मैंने इस चैप्टर को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में जाएं, वहां पर भी ये डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है वो देखेंगे। ओके, आप देखोगे किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ देखो बच्चों, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से है, ये लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3। ओके, यहां पर आपको क्वेश्चन में इस तरह से एक बैलेंस इक्वेशन मैंने दे दिया। अब मैंने यहां लिख दिया कि ये है 28 ग्राम, तो ये कितना ग्राम लगेगा और ये कितना ग्राम बनेगा, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में ये लिमिटिंग फैक्टर वाला नहीं है, मतलब ये अगर आप 28 ग्राम ले रहे हैं तो हमें ये कितना लेना होगा
और ये कितना बनेगा। तो देखो यहां पर सबसे पहला काम होगा कि आप ऐसा लिख रहे हैं W अपॉन m, ये किसका हो गया N2 इक्वल टू W अपॉन m इंटू 3, ये किसका हो जाएगा H2। तो यहां लिखा है W अपॉन m इंटू 2 और ये किसका हो गया NH3। ओके, मॉलिक्यूलर मास तो आप समझते हैं कि हाइड्रोजन का, अमोनिया का, नाइट्रोजन का क्या है। अब यहां देखिए ये जो है 28 ग्राम, ये नाइट्रोजन की अमाउंट दे रखी है। तो आपने लिखा यहां पर क्या लिखा कि 28 अपॉन नाइट्रोजन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों 28, ऐसा कर दिया आपने। हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमने लिखा W अपॉन H2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, ये किसके लिए हो गया H2। तो WH2 इक्वल टू कितना होगा, तो देखो ये काटोगे 1 आ गया तो 1 इंटू 6, ये आपके पास मींस 6 ग्राम क्या लगेगा हमारा। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो 6 ग्राम हमें किसकी जरूरत होगी हाइड्रोजन। अब आता है कि यहां पर इसको आप पहचान कितना बना होगा ये अमाउंट, तो इसी को कंपेयर करना है W अपॉन m, किसका m मतलब यहां mw के फॉर्म में लेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने mw लिया है तो mw n2 इक्वल टू W अपॉन mw इंटू 2 और ये क्या लिख दिया आपने NH3। यहां पर आपको दे रखा है 28 अपॉन 28 इक्वल टू W, आपको कैलकुलेट करना है, ये है 17 इंटू 2, तो W इक्वल टू 1 इंटू 17 इंटू 2 मींस 34 ग्राम, ये कैलकुलेट कर दिया आपने। बहुत इजी है, बस आपको इनका मॉलिक्यूलर मास वेट किसका दे, एक कंपोनेंट का पता होना तो पूरी रिएक्शन में किसका कितना लगेगा कितना बनेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मान लो मैंने ये रिएक्शन लिखी कि ये लिखा है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स NaCl सॉरी Na2SO4 प्लस H2, आप इसे बैलेंस कर दें, यहां पर बैलेंस कर दिया H2SO4 तो ये हो जाएगा 2H2। देखो अभी मैं बैलेंसिंग वाले बताता हूं, कई बार ऐसा होगा जहां आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने यहां लिख दिया इसका 98 ग्राम, ओके। अब मैंने पूछा ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो तुरंत आप यहां पर क्या लगाओगे W अपॉन mw इंटू 2, यहां पर किसका हो गया NaOH इक्वल टू W अपॉन mw इंटू 1 और ये किसका हो गया H2SO4। ओके, तो यहां पर अब आप कंपेयर करो, आपको क्या दे रखा है, तो W हमें कैलकुलेट करना है, इसका कितना होता है 40 इंटू 2, यहां पर 98 ले लिया आपने, 98 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास भी 98 है 1 है, तो ये हो गया आपके पास W इक्वल टू 40 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना होगा 80 ग्राम बस। और वैसे भी आप देखें जब इसके 2 मोल तब इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, तो ये आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि इसका 40 ग्राम यूज होगा जब इसका 98 ग्राम यूज होगा। अब आता है कि अब आपको किसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है H2O की, तो आप लिखेंगे W अपॉन mw इंटू 2, किसका H2O का, तो ये तो आपके पास 98 अपॉन 98 इक्वल टू W अपॉन 18 इंटू 2, तो W कितना हो जाएगा 36 ग्राम। ये सॉल्व कर दिया आपने, बस इतना इजी होता है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, तो ये किस बेस पर निकाला आपने, उनके मोल्स के रिलेशन के बेस पर, या हम ये कहें कि अमाउंट के बेस पर। अब मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन लिख दूं आपको जिसमें आपको ये लिखा हुआ है कि HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, मैंने ये लिखा है 73 ग्राम और इसका ले लिया, ठीक है। अब इसका आपको 73 ग्राम यूज करना है और यहां वॉल्यूम लिखा है 500 ml, तो इसकी आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है इस सॉल्यूशन की, कि नॉर्मलिटी कितनी होगी, ओके। और यहां पर इस H2O की अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर हम ऐसा लेंगे कि यहां ले लेंगे W अपॉन mw HCl, ओके, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहां लिखेंगे Nb अपॉन 1000, क्यों, क्योंकि ये हमने ml में लिया है, तो ये किसके लिए हो गया बच्चों NaOH
NaOH। समझ गए? NaOH का आपने ले लिया, ये आपको दे रखा है 73, इसका मॉलिक्यूलर मास है 36.5। नॉर्मलिटी आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दे रखा है 500 ऑफ 1000, और आगे देखो तो ये हो गया 2n इनटू, यहां इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय कितना हो गया 2, तो नॉर्मलिटी आप देखोगे 2 इंटू 2 कितनी हो गई 4 इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये आपकी नॉर्मलिटी निकलाई कि इतनी नॉर्मलिटी का और इतनी नॉर्मलिटी का इतना वॉल्यूम लें तो ये हमारे पास नॉर्मलिटी हो जाएगी। तो आपने देखा कि आपको इसकी अमाउंट दे रखी थी, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी। अब अगर नॉर्मलिटी के बेस पर आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है कि NaOH की कितनी अमाउंट लगी होगी तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। और देखो अब कई बार ऐसा होता है जहां इक्वेशन नहीं दे रखा हो, केवल आपको एक रिएक्शन बता दी गई हो और फिर पूछ लिया गया हो कि आपको कितनी अमाउंट की, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कि AgNO3 को, ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl ये मिलाया गया, ठीक है, और ये है 58.5 ग्राम। कितना ले लिया गया, तो इसको साफ लिख दूं मैं अच्छी तरह से कि ये है AgNO3। हम यहां पर एक बार अच्छी तरह से समझते हैं, ये है AgNO3 और NaCl। वो ये कह रहे हैं कि ये 58.5 ग्राम ले लिया गया है, तो AgCl का अमाउंट क्या होगा। ओके, AgNO3 का एक सॉल्यूशन है और उसमें NaCl एक्सेस में मिलाया गया, तो AgCl मतलब 58.5 ग्राम मिलाया गया, तो कितना AgCl बना होगा। अब आपको मान लो इक्वेशन नहीं पता, बस आप ऐसा करते हैं W/E NaCl = W/E AgCl। ध्यान रखें कि जब आपको इक्वेशन समझ में ना आ रहा हो बट इक्विवेलेंट मास पता हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपने लिखा 58.5 NaCl का इक्विवेलेंट मास, NaCl को आयोनाइज कर दो, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 करोगे तो यही आएगा। ये हमें करंट सॉल्व करना, और ये होता है 143.5, तो W = क्या आ जाएगा आपका पास 143.5, यही इसका अमाउंट आ जाएगा। तो कई बार अगर ऐसा इक्वेशन नहीं आ रहा है आपसे तो इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट मास अगर बन रहा है इक्विवेलेंट वाला तो बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इनको लिखें, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हैं, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं एक्सरसाइज में भी, देखोगे आप मिलेंगे ये क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनियम सॉल्ट वाज हीटेड विद एक्सेस ऑफ NaOH, द अमोनिया रिलीज्ड इज न्यू, ठीक है, इन द प्रोसेस न्यूट्रलाइजेस 100 ml ऑफ NY5H2SO4, कैलकुलेट द परसेंटेज अमोनिया इन NH4Cl। समझ गए बच्चों कि क्वेश्चन है कि 1.7 ग्राम एक अमोनियम सॉल्ट लिया गया, सपोज वो अमोनियम क्लोराइड है और उसको NaOH के साथ हीटेड किया गया। ऐसा करने से रिएक्शन हुई, अमोनिया बाहर आई। ये जो अमोनिया बाहर आई बेसिक नेचर की होती है अमोनिया, वो H2SO4 के 100 cc सॉल्यूशन में, और 100 cc सॉल्यूशन था H2SO4 का जो कि NY5 नॉर्मलिटी का था, उसमें पास किया गया जो उसको कंप्लीट न्यूट्रल कर देता है। तो पूछ रहा है कि अमोनिया कितना परसेंट रहा किसमें, NH4Cl। ओके, तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर ये दे रखा है NH4Cl, इसकी रिएक्शन, ठीक है, इसको हीटेड करने से बना अमोनिया, अमोनिया को पास किया गया H2SO4। तो ध्यान रखें कि यहां पर हमें ये देखना होगा कि ये जो इक्विवेलेंट है W/M, ठीक है। अब आपको यहां पर इससे कोई लेना देना नहीं, आप इनको कंपेयर करो, आप ऐसा लिखोगे W। अब यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि रिएक्शन क्या हुई होगी H2SO4 के साथ। तो देखो ये होगा NH3 प्लस H2SO4 गिव्स, ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा
NH4 का होल ट्वाइस SO4। यही हुआ ना रिएक्शन। तो हमें यहां देखना है कि किसका कितना अमाउंट यूज होगा। यहां पर नॉर्मलिटी और यहां पर अगर आप देखें, एक तो ये रिलेशन है, या आप दो रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहां पर W/2 इंटू MW, ये है अमोनिया, तो यूज कर सकते हैं MB/1000 फॉर H2SO4। एक इससे सॉल्व कर लो तो भी रिजल्ट सेम आएंगे, या फिर एक रिलेशन और होगा W/E अमोनिया इक्वल टू NB/1000 H2SO4। समझ गए ना। यहां पर आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है। अब यहां पर देखो H2SO4 की नॉर्मलिटी दे रखी है NY कितनी 5। तो अगर हम इसका इक्वेशन का यूज करें, मैं बता दूं अमोनिया का जो इक्विवेलेंट मास है इस रिएक्शन में कितना होगा 17। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका एक इक्विवेलेंट H2SO4 के एक इक्विवेलेंट से मींस H2SO4 के एक मोल से इसके दो इक्विवेलेंट यूज हो रहे हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास ये है 17 यूज कर लो, ठीक है। और अब आप यहां पर अमोनिया की अमाउंट कैलकुलेट कर लो। तो यहां तक बात समझ गए, दोनों से मैं सॉल्व बता देगा, ठीक है। यहां पर देखो हम W का यूज करें तो W/17 इंटू इक्वल टू नॉर्मलिटी N/5 मींस यहां N/5 है। देखो N/5 को हम कितना लिख सकते हैं 1/5 N मींस 0.2, तो यहां हो जाएगा 0.2। वॉल्यूम है 100/1000। ओके, ये हो गया। तो और ये W/17 इक्वल टू 0.02, तो आपके पास W आ गया 0.02 इंटू 17। ओके, आपने इसको सॉल्व कर लो तो 0.02 इंटू 17, तो हमारे पास 0.02 इंटू 17, तो ये हमें मिल गया कितना, ठीक है। तो ये आ गया W की अमाउंट आ गई 0.34 ग्राम। ओके, अब आपसे पूछा गया था कि कैलकुलेट द परसेंटेज अमोनिया इन NH4Cl। तो बस अब हमें ये देखना है कि परसेंटेज अमोनिया कितनी होगी। तो 0.34 किसमें है, आप देखो कितना ग्राम अमोनियम क्लोराइड है 1.7 इंटू 100। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20%। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया। अब आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। देखो W आपको कैलकुलेट करना है 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास 70। अब यहां पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी का आप रिलेशन जानते हो, इनटू क्या होता है बेसिस, ये हुआ ना। तो ये आपके पास है N/5 इक्वल टू M इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा M/, हो जाएगा नॉर्मल, ये देखो आप मोलरिटी कितनी आ जाएगी इंटू 5 इक्वल टू M मींस N/10, तो ये हो जाएगी 0.1। तो यहां पर 0.1 इंटू वॉल्यूम आप 100/1000। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन। तो आप समझ गए ना कि पहले आपने देखा कि अमोनिया और H2SO4 की स्टोइकियोमेट्री ले ली, इससे अमोनिया की अमाउंट कैलकुलेट कर ली। इतनी अमोनिया इतने में है 1.7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड में, तो 100 ग्राम में क्या होगी, तो वो क्या हो गई 20%। अब हम आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या सॉल्व करना है कि द वेट ऑफ 50% H2SO4, ठीक है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ H2SO4। हम यहां कहें H2SO4Cl 50% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो सॉल्यूशन अगर 1 किलोग्राम दिया गया है तो उसमें 50 ग्राम ही H2SO4 है। तो हमें ये बताना है कि 50 ग्राम CaCO3 को से रिएक्शन करने के लिए हमें कितना H2SO4 जरूरी होगा। तो यहां पर ऐसे समझ देखो रिएक्शन लिखोगे CaCO3 प्लस H2SO4, तो Ca
यहां आ जाएगा आपके पास गिव्स CaSO4 प्लस CO2 प्लस H। ओके, जब ये 100 ग्राम यूज करते हैं तब ये यूज होता है 98 ग्राम। ओके, जब हम इसका 50 ग्राम यूज करेंगे तो हमें लगेगा ये कितना 49 ग्राम। समझ गए ना कि H2 50 ग्राम, तो हम यहां देखेंगे कि 50 ग्राम क्या CaCO3 के लिए हमें जरूरत है 49 ग्राम H2SO4। समझ गए ना, तो हमारे पास कितना है यही तो हमें कैलकुलेट। अब यहां पर आपको 49 ग्राम H2SO4 की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जो H2SO4 है वो 50%। इसका मतलब समझ रहे हो आप कैसे क्या करना है कि यहां पर 50 ग्राम H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको देखते हैं 50% H2SO4 का मतलब क्या है कि 50 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता लगाना है कि 49 ग्राम कितने में होगा, तो हम लिखेंगे 49 ग्राम H2SO4 किसमें होगा, तो 100/50 इंटू 49 मींस कितना 98 ग्राम। तो इसका मतलब है कि आपको H2SO4 का जो वेट लेना होगा जो कि 50 ग्राम CaCO3 से रिएक्शन करे और 50% H2SO4 यूज करोगे तो आपको कितना लेना होगा 98 ग्राम। और वैसे भी समझना कि अगर बिल्कुल प्योर H2SO4 होता 100% तो 50 ग्राम के लिए इसका लगता कितना 49 ग्राम। समझ गए ना, लेकिन आपका 50% ही प्योर है, तो सीधा सा है कि आपको 50 ग्राम H2SO4 से रिएक्शन करानी है तो डबल अमाउंट लेनी होगी, मींस 98 ग्राम H2SO4 लेना होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि आप इक्विवेलेंट लॉ से भी निकाल सकते हैं और सिंपल से रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ कि x ग्राम सिल्वर वाज डिसॉल्व्ड इन HNO3 व्हिच गिव AgNO3 इफ 2.87 ग्राम AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ NaCl, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा। तो यहां पर देखें Ag गिव्स AgNO3। ओके, यहां से आप देखोगे कि यहां से Ag से बना, यहां पर आपने H2SO4 यूज किया तो बना AgNO3, फिर आपने NaCl यूज किया तो मिला आपको AgCl। तो सीधा सा है कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू होंगे इसके इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट बराबर होंगे इस तरह से AgCl के साथ। तो हमें AgNO3 से कोई लेना देना नहीं, हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि W अपॉन E Ag इज इक्वल टू W अपॉन E AgCl। तो W अपॉन A, तो यहां पर Ag का x ग्राम, हमें x कैलकुलेट करना है 108। W कितना मिल रहा है 2 कितना ग्राम मिला है हमें 2.87 अपॉन AgCl का जो इक्विवेलेंट मास है 143.5। बस अब आप x सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका इसका अमाउंट होगी। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये जो है W कितना आ जाएगा 2.16 ग्राम। तो ये हमारे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन का, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, इक्विवेलेंट लॉ का ही यूज कर लो आप तो बन जाएगा आपसे। या पहले तो ये कह रहा है 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 4.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हीटेड विद H2SO4, द गैस इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस पास्ट KOH पैलेट्स कैलकुलेटेड, ठीक है, लेफ्ट अमाउंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो यहां पर समझ रहे हो आप कि ये एक रिएक्शन में बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन ये है कि ये है फॉर्मिक एसिड, इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीटेड किया गया, ये ब्रेक हो जाएगा H2O और CO। तो 2.3 ग्राम ये लिया गया और एक ऑक्सैलिक एसिड को जो है उसका कितना लिया गया 4.5 ग्राम, इसको भी H2SO4 की प्रेजेंस में हीटेड किया गया, ये ब्रेक होगा H2O CO प्लस क्या CO। अब वो ये कह रहा है कि ये जो गैसियस मिक्सचर, देखो H2O तो कहां एब्जॉर्ब हो जाएगा H2SO4 में,
अब जो गैसियस मिक्सचर होगा हमारा, ठीक है, उस मिक्सचर में होगा CO प्लस क्या, CO2। जब आप इसे QH में पास करोगे तो ये जो CO2 है, ठीक है, यहां बचेगा 2CO ओनली, और जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड बाय QH। तो हमें ये बताना है कि ये W इसका कितना होगा, ये कितना ग्राम रह जाएगा, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट जो बाहर अब बचेगा ना, उसमें केवल और केवल CO रह जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, तो हमें ये देखना होगा कि दोनों ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में कितना CO मिल रहा है, इस प्रोसेस में कितना CO। तो आप ऐसे समझो कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। देखो कार्बन के कितने हो गए, 12, 32 CO हो गए और 2 ये हो गए, तो ये हो गए कितने हो गए हमारे पास, 12 तो हो गए कार्बन के, 32 हो गए ऑक्सीजन के और 2 हो गए हाइड्रोजन के, 2 ग्राम ओनली। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 46। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 46 ग्राम HCOOH इक्वल टू हमें मिल रहा है 28 ग्राम CO। तो हमारे पास है 2.3 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 2.12, 28/46 इंटू 2.3। यहां तक बात समझ रहे हो आप। तो ये कितने ग्राम निकल आएगा आपको, देखो अच्छी तरह से सॉल्व करो इसको। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 1.4 ग्राम। यही हुआ ना, आप सॉल्व करके देख लो। ओके, अब यहां पर कितना ग्राम आपको CO2 मिला फॉर्मिक एसिड, ए। दूसरा ऐसे ही इसमें करके देखो कि जो 90 ग्राम होता है, 90 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड, ओके, 90 ग्राम से अगर आप ऑक्सैलिक एसिड है तो यहां पर मिलेगा आपको 28 ग्राम। तो आपके पास है 4.5, तो 28/90 into 4.5, ये भी आएगा 1.4 ग्राम। तो बस अब आपके पास टोटल गैसियस जो मिक्सचर है जिसमें ओनली CO है वो 1.4 प्लस 1.4, तो कितना होगा 2.8। तो जो गैसियस मिक्सचर होगा अब उसमें केवल CO बचेगी, क्योंकि जो KOH है वो CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से अगर एब्जॉर्प्शन से पहले पूछा जाता कि एब्जॉर्प्शन से पहले कितना गैसियस मिक्सचर का वेट होगा, तो ध्यान रखो इसमें ये तो 2.8 ग्राम तो CO रहेगा, बाकी जो वेट एक्स्ट्रा होगा वो किसका वेट होगा, CO2 का। तो यहां तक समझ गए इसको। अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, और ये भी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे ज्यादा स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। सीमांत अभिकर्मक, क्या है ये, सीमांत अभिकर्मक। तो देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन चल रही है, समझ गए ना, उसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तब इनकी जरूरत होती है लिमिटिंग रिएजेंट। उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों, तो उसमें हमें जरूरत होती है लिमिटिंग रिएजेंट की आइडेंटिफिकेशन की। अगर रिएक्शन स्टाइकियोमेट्री के अनुसार चल रही है, मींस जो रिएक्टेंट्स हैं जिस रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं, आप उस रेशियो में अगर उनकी अमाउंट को चेंज करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। अब मान लिया जाए कि रिएक्शन में A और B है, समझ गए ना, A और B मिलके कोई C प्रोडक्ट बना रहे हैं। A का मान लो 1 मोल ले रहे हैं, B का ऐसा ही 1 मोल ले रहे हैं, ये 1 मोल बन जाए। ये 2 मोल कर रहे हैं, ये 2 मोल कर रहे हैं, ये 2 मोल हो गया। लेकिन हम इसको 1 मोल रखें और इसको 2 मोल कर दें, तो क्या ये 2 मोल बनेगा? नहीं, ये कितना बनेगा? 1 मोल। क्यों? क्योंकि 1:1 में तो रिएक्शन हो रही है ना, 2:2, 3:3। मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन ऐसी हो जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हों, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू तभी चलती रहेगी जब इनमें जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं वो जिस रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं उस रेशियो में उनके मोल्स को या अमाउंट को बढ़ाते रहे। अगर ऐसी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट कम पड़ जाए तो रिएक्शन बंद हो जाएगी।
तो वही रिएक्टेंट जो रिएक्शन में टोटल कंज्यूम्ड हो जाता है, जिसकी कम अमाउंट के फिनिश हो जाने के बाद रिएक्शन टोटल फिनिश हो गई, रुक गई, वही क्या है इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए बच्चों कि लिमिटिंग रिएजेंट मींस होता है रिएजेंट, ठीक है, टोटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। समझ गए बच्चों, ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पूर्णतः समाप्त हो जाए या जो उपयोग में आ जाए, उसकी कोई अमाउंट ना बचे। जैसे मान लो पेट्रोल है हमारे पास, गाड़ी में पेट्रोल डला है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, उस पेट्रोल में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो एयर से मिलती रहती है, लेकिन अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे कितनी भी एयर टैंक में भर दो आप। तो वहां पर पेट्रोल क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब कोई भी रिएक्शन चले, चाहे वो कंबस्जन हो, न्यूट्रलाइजेशन, दुनिया की कोई भी रिएक्शन होती है, जो रिएजेंट रिएक्शन में टोटल कंज्यूम हो जाता है, बाकी दूसरा रिएजेंट अगर बच जाता है और जिससे रिएक्शन रुक जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पूर्णतः समाप्त हो जाए। अब ये कैसे पहचाने कि किस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। और एक्सेस रिएजेंट, ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच जाए, मतलब जब लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश हो जाए उसके बाद अगर कोई दूसरा रिएजेंट बचता है तो वो एक्सेस रिएजेंट होगा। ध्यान रखें, लिमिटिंग रिएजेंट एक ही होगा, बट एक्सेस रिएजेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं रिएक्शन। ए बी सी, मान लो 3 रिएक्टेंट्स हैं, तो मान लो ए लिमिटिंग रिएजेंट है, तो सी और डी क्या होंगे उस रिएक्शन के, अगर वो बच रहे हैं तो एक्सेस रिएजेंट होंगे। तो यहां पर ये दो बातें तो होंगी। समझ गए बच्चों की अभिक्रिया में जो अभिकर्मक तो बच जाए वही हमारा क्या है, आधिक्य अभिकर्मक। अब कैसे पहचान, तो ध्यान रखें कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, किसी रिएक्शन में पहचानना होता है कि इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ध्यान रखें इस तरह से कि लोवेस्ट इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जिस रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट सबसे कम होंगे रिएक्शन में, वही उस रिएक्शन का क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो W/mW × N। N कहां, यहां पर क्या है बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब जितने भी आपको रिएक्टेंट्स दे रखे हैं उनके आप इक्विवेलेंट या तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो या इस फॉर्मूले से। अगर आपको इक्विवेलेंट मास आता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो और अमाउंट दे रखी होगी रिएक्टेंट्स की, उनके मॉलिक्यूलर मास और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेस पर इनके इक्विवेलेंट काउंट कर लो। जिसके इक्विवेलेंट कम आ जाए वही उस रिएक्शन का क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसके इक्विवेलेंट ज्यादा आएंगे वो एक्सेस है। अब आता है कि प्रोडक्ट के कितने इक्विवेलेंट होंगे, तो ध्यान रखें प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट वही होंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट के इक्विवेलेंट यूज्ड हुए, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट यूज होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट किसके बनते हैं, प्रोडक्ट के, ये ध्यान रखना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के जितने इक्विवेलेंट होंगे, समझ गए ना बच्चों, ये उतने ही इक्विवेलेंट किसके बन जाएंगे, प्रोडक्ट के। तो हमें प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट, अगर हमें अमाउंट निकालनी है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के इक्विवेलेंट के इक्वल्स में किसके इक्विवेलेंट रख देंगे, प्रोडक्ट के, और हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आता है लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। अब जो एक्सेस रिएजेंट है हमारे पास, उसके कितने इक्विवेलेंट बचे होंगे, तो ध्यान रखें कि जो इक्विवेलेंट, तो ये बात समझ गए बच्चों कि उत्पाद के तुल्यांक किसके बराबर आपको करना है, सीमांत अभिकर्मक के तुल्यांक के बराबर। फिर आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूं। लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो अधिक अभिकर्मक बच गया है उसके कितने इक्विवेलेंट बचे होंगे, तो कितने एक्सेस रिएजेंट के इनिशियली लिए गए जो आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, उसमें से इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट माइनस कर दोगे ना, तो सीधा सीधा आ जाएगा लेफ्ट इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। क्यों, क्योंकि इतने इक्विवेलेंट टोटल थे, उसमें से इतने इक्विवेलेंट यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट लिमिटिंग रिएजेंट के यूज होंगे उतने ही तो एक्सेस के भी यूज होंगे ना रिएक्शन में, बाकी तो बच जाएंगे, तो वो निकाल लेते हैं। इस तरह से अगर ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद है ना, तो मैं समझता हूं कि फिर कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी, कैसी भी रिएक्शन, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दे दी जाए, आप बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं कि इतना रिएक्टेंट तो इतना प्रोडक्ट। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको टोटली बताता हूं, फिर मैं कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं जिससे आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लोगे। समझ गए ना कि देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर एक रिएक्शन लिख दूं मैं, लिखा है 2H2 plus O2 gives 2H2। ओके, यहां पर ये रिएक्शन है, मैंने इसकी अमाउंट ले ली 3 ग्राम और ये है 29 ग्राम। कितना है? 29 ग्राम। मैं पूछ रहा हूं ये, इसमें आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मींस H2O, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सिस रिएजेंट, समझ गए ना, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेफ्ट अमाउंट ऑफ, ये डिटरमिनेशन हम लिख दें, लेफ्ट अमाउंट ऑफ एक्सिस रिएजेंट। समझ गए ना, ये पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। समझ गए बच्चों कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बताना है कि H2O की कितनी मात्रा बनी होगी इस रिएक्शन में, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सिस रिएजेंट कौन है, और जो एक्सिस रिएजेंट है उसकी कितनी अमाउंट बची होगी। तो अब आप कैसे डिटरमाइन करें? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो भी रिएक्शन आपको दी गई है और जो आपको रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स दी गई हैं उनसे आपको क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट्स। दोनों रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने, कितने भी रिएक्टेंट्स हों सबके कैलकुलेट करने होते हैं, फिर एक पहचानना होता है। तो देखो पहले हम आ जाते हैं H2O की। तो H2 में आपने लिखा W/mW into 2। ये किसके लिए इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? H2 के लिए। तो H2 की है 3 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होता है 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो ये आ जाएगा 0.75। ये आ गए किसके इक्विवेलेंट? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के देखें कितने होंगे, हमारे पास है 29 ग्राम, 32 से डिवाइड करोगे तो 29/32 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 29 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगा 0.90। कितना आ गया? 0.90। अभी मैंने आपको बताया है कि आपको जितने भी रिएक्टेंट्स दे रखे थे उनके आप इक्विवेलेंट ऐसे काउंट कर लो। जब आप इक्विवेलेंट काउंट कर लोगे तो जो लोवेस्ट इक्विवेलेंट है वही उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रिएक्टेंट है वही उसका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां और यहां देखो आप, तो आप देख रहे हैं कि N जो रीजन है इक्विवेलेंट ऑफ H2 लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ O2। तो यहां पर हमारा H2 ही क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। मैन तो ये होता है, आप एक पहचान गए ना तो आगे की कैलकुलेशन तो बहुत इजी हो जाएगी। कैसे? देखो बाप, मैंने अब इसके बाद सारे रिलेशंस यूज कर लो। आप इसके इक्विवेलेंट आपको पता है, लिमिटिंग रिएजेंट के O2 के इक्विवेलेंट। अब हम यहां देखेंगे कि यहां पर हमें किसकी अमाउंट पहले हमें लिखना है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मास या अमाउंट ऑफ H2 मींस प्रोडक्ट। तो हम ऐसा लिखेंगे कि W/mW इनटू कितना हो जाएगा इस रिएक्शन में? 2। तो यहां पर 2, ये किसके हो गए? H2O इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो W आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास होता है इसका 18 और 2 ये हो गया, इक्विवेलेंट है आपके पास 0.75, यही कैलकुलेट करेंगे आप। तो W देखो कितना आ जाएगा, तो W इक्वल टू 0.75 into 36। ओके, तो ये कितना आ गया? 27 ग्राम। और वैसे भी देख लो आप कि अगर ये 4 ग्राम लगता तो ये 36 ग्राम बनता। जब आप इसे 3 ग्राम यूज करोगे तो ऑटोमेटिक 27 ग्राम। तो ये तो आपकी आ गई किसकी अमाउंट? H2 की, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। ओके, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, ये भी सॉल्व हो गया। आइडेंटिफाई एक्सिस रिएजेंट, ये भी सॉल्व हो गया कि यहां पर ये क्या है हमारा? एक्सिस रिएजेंट था। H2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट था। मैंने आपको प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करके बता दी। अब पूछा गया है कि एक्सिस रिएजेंट की अमाउंट क्या बची हुई। समझ गए ना कि यहां पर ऑक्सीजन जितना H2 था उससे रिएक्शन कर गया और H2 टोटल कंज्यूम हो
गया तो इस रिएक्शन में अब जो ऑक्सीजन की अमाउंट बची होगी वो क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप कैसे सॉल्व करें इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने देखा इनिशियल कितने हैं 0.90, लिमिटिंग रिएजेंट के कितने थे 0.75, क्या बचे 0.15। तो आपने लिखा W/mW इनटू ऑक्सीजन का जो है ये है हमारे पास O2 इक्वल टू लिखेंगे 0.15, मतलब हमें अमाउंट में चेंज करनी है। ये है इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि लेफ्ट बचे हैं, ये क्या है लेफ्ट है इक्विवेलेंट ऑफ O2। बस अब आप चेंज कर ले तो W/32 इनटू 1 इक्वल टू 0.15, तो W इक्वल टू 1 ये हो गया इनटू 32। ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.15 इनटू 32 पॉइंट, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा कितना 4.8 ग्राम। इतने ग्राम जो है वो लेफ्ट में रह जाएगी ऑक्सीजन। अगर टोटल 29 ग्राम को रिएक्शन करना था तो ये कितना ग्राम लगता वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इस कैलकुलेशन ये जो है बहुत ही इजी है, किसी भी रिएक्शन में चले जाओ। अब देखो एक रिएक्शन और बताता हूं मैं आपको कि यहां पर वॉल्यूम के बेस पर दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करोगे आप। जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी है N2 + 3H2 gives 2NH3। ओके, तो यहां पर आपको देखना है कि ये है मान लो आपके पास 5 लीटर, ये है 5, ठीक है 5 लीटर, और अब मैंने पूछा है कि ये कैलकुलेट करके बताओ कितने लीटर होगा, या फिर हम इसको, ठीक है एनटीपी पर है, ये वॉल्यूम किस पे है एनटीपी पर। अब आपको यहां आइडेंटिफाई करना है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो आप पहले मोल्स में चेंज कर लो। देखो N2 मोल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है N2 के मोल्स आपने देखा तो 5/22.4 लीटर, जब ये लीटर तब ये लीटर, समझ गए ना। तो आपने देखा कि ये हो जाएंगे मोल्स 22.4 कि 5/22.4 तो 0.23, ये कितने आ गए 0.23। ऐसा क्यों किया मैंने, मोल्स यहां पर इसके जस्ट ऐसे ही मोल्स किसके हो गए, पहले H2 के निकाले 5 लीटर अपॉन 22.4 लीटर 0.23। अब हम यहां आ जाएंगे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट में हम यहां लिखेंगे 0.23। देखो W/m मोल भी होता है, मतलब इक्विवेलेंट हम ऐसे लिख सकते हैं ना n अपॉन, ठीक है ये हो गए N2 अपॉन ये इसका हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और इसका लिखेंगे हम NH2 अपॉन क्या 3। तो यहां पर आपने देखा इसके मोल्स हैं 0.23/1 और ये हो जाएंगे 0.23/3। अब आप बिल्कुल इजी पहचान जाओगे कि 0.23/3 तो 0.076, तो ये तो हो गए 0.23 और ये है 0.076। अब आप पहचान जाओ यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो है H2 हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है और N2 क्या है एक्सेस रिएजेंट है। बस अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि अमोनिया की अमाउंट कितनी होगी, मींस n अपॉन उसका 2 कर दे, ठीक है। यहां पर आप समझ गए ना, मैंने डायरेक्ट इनके मोल्स ले लिए थे, मोल्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास क्या आ जाएंगे बच्चों इक्विवेलेंट्स, या W/m से भी कर सकते हैं। तो हम पहले W/m से अमाउंट भी क्यों चेंज करें, डायरेक्ट मोल से कर दें। तो ये आपको इक्विवेलेंट H2 के जो लिमिटिंग रिएजेंट है और N2 यहां पर क्या है एक्सेस रिएजेंट। तो अमोनिया का n/2 इक्वल टू हम यहां लिखेंगे 0.076, तो n इक्वल टू 0.076 into 2, तो n अगर आप इसके मोल्स आ जाएंगे ये, समझ गए ना। मोल्स के बाद आप उसे लीटर में चेंज कर लेना, तो 0.076 into 2, तो ये होगा आपके पास होगा 0.152 मोल्स। तो W ऑफ ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना W/mW इक्वल टू 0.152, तो W इक्वल टू हो गया 0.152 into 70। अमोनिया है ना, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन
सॉल्व करना है। ये 2 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये क्या हो गया, मोल्स हो गए। बस आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, फिर आप उसमें फॉर्मूले लगा दो। मोल्स को अमाउंट में चेंज करना है तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये होगा मोल्स इनटू इसके मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक बात समझ गए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं, फिर हम उनको सॉल्व करके देखेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इन क्वेश्चंस में। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, बट इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बहुत इजी गोइंग बन जाएगा। देखो, पहला है कि CaCO3 और HCl से ये रिएक्शन हो रही है। इसका 20 ग्राम, इसका 20 ग्राम लिया गया है। पूछा गया है CO2 और H2O की अमाउंट्स क्या होंगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे। तो CaCO3 के लिए कितना हो जाएगा, देखो 20 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 into 1 मींस 0.2 आ जाएगा। ये किसके इक्विवेलेंट हो गए, CaCO3। इक्विवेलेंट ऑफ HCl करेंगे तो 20 अपॉन 70 कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास होता है इसका 36.5 और ये हो जाएगा इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 73 तो हो गया 0.27। ये कितना आ गया, 0.27। अब यहां पर मैं आपसे बता दूं, अब आप यहां बताओ कि कौन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये है 0.20, ये है, तो यहां पर यही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। बस अब आपको जब लिमिटिंग रिएजेंट पता हो गया तो प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे भी कैलकुलेट कर लोगे। तो इस रिएक्शन में आप लिखेंगे W अपॉन 18 into 1 CaCO3 plus 2 HCl तो H2 और CO2। तो ये किसका हो गया बच्चों, H2O। तो वो कितने लेंगे, 0.20। तो W इक्वल टू 0.20 into 18 कर दो, ये ग्राम में चेंज हो गया। ये किसकी अमाउंट आ गई, H2O की। जस्ट ऐसा ही WCO2 कितना हो जाएगा, 0.20 into CO2 में भी देखो मॉलिक्यूलर मास यहाँ 44 कर दोगे तो 8.8 ग्राम आ जाएगा। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी। अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया ना तो मैं समझता हूँ फिर सॉल्व करने की भारी कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम आप क्या यूज कर रहे हो आप, ये। तो हम यहां लिखेंगे पहले इक्विवेलेंट ऑफ N2। तो आपने लिखा यहाँ का 50 अपॉन 28 इंटू 10 टू दी पावर 3। किलोग्राम को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये देखो कितना आ जाएगा। तो आपने लिखा 50 डिवाइडेड बाय 28 तो ये आ गया 1.78 इंटू 10 टू दी पावर 3। ऐसे ही इक्विवेलेंट ऑफ H2 कितने हो जाएंगे, देखो 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 अपॉन 2 मॉलिक्यूलर मास और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3 मींस 10 अपॉन 6 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 1. बाकी बच्चा आपके पास 4 तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब यहाँ देखो ये है 1.78, ये है, तो यहाँ पर हमारा यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट मींस H2 हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपसे पूछा गया है अमोनिया कितना होगा, तो आप लिखेंगे W अपॉन MW इंटू 2 इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो W इक्वल टू 1.66 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 10 टू दी पावर 3। बस अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा इंटू 34 तो 60 पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60.7 इंटू 10 टू दी पावर 3 ग्राम या 60.7 किलोग्राम। ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है, गड़बड़ आ रहा है क्या, इंटू 34, ठीक है। तो 1.66 इंटू 34 56.44। तो
तो ये आ जाएगा 17 अमोनिया कौन है 34, तो ये आ जाएगा एस्टिमेटेड है, ये आ जाएगा 1.66, तो ये आ रहा है 56.44 into 10 to the power 3 ग्राम, 56.44 किलोग्राम। तो समझ गए आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आप खुद ही कर लोगे, अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो आप इग्नोर करें और आप खुद ही इसको सॉल्व करके देखें। मैं क्या आंसर लिख रहा हूँ ये तो आपको सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन खुद ही अच्छी तरह से करोगे। अब यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ देखो आप, पहले हम इक्विवेलेंट किसके कैलकुलेट करने, कार्बन के। तो कार्बन के हमारे पास है 24 एटॉमिक मास है, तो ये हो गया 2, सॉरी इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आ गया कितना 1, 24 अपॉन में 12 एटॉमिक मास इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन देखो कितना है 96 अपॉन में 32, ओके। तो ये कितने आ जाएंगे 3, इसका तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो आपने 1 लिख दिया, 32 इसके। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या है यहाँ पर हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट। अब आपसे पूछा गया है कि CO के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, तो हम लिखेंगे 2 into 28, ये किसका हो गया CO। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो W इक्वल टू ये हो जाएगा 2 into 28 बस into 1, समझ गए ना। तो ये कितना हो गया 56 ग्राम। इस तरह से आपको ऑक्सीजन जो है CO का कितना मिल जाएगा 56 ग्राम। और अगर आपसे पूछा जाए कि O2 के लेफ्ट कितनी बची होगी O2, तो 3 इक्विवेलेंट में से 1 तो 2, तो आप यहाँ लिखेंगे W अपॉन 32 into 1 इक्वल टू 2, तो W बचेगा 64 ग्राम। 96 में से केवल कितना यूज हो गया आपके पास 32 ग्राम, बाकी जो बच गया वो बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होगे, समझ रहे हो ना। पहले दोनों के इक्विवेलेंट निकालिए, जो कम इक्विवेलेंट है वही प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होंगे। लेफ्ट क्या बचे, तो कितने थे ऑक्सीजन के टोटल, उनमें से एक माइनस कर दिया, एक तो इसका लिमिटिंग रिएजेंट का इक्विवेलेंट माइनस कर दिया, बस इसको चेंज कर दिया मैंने उसमें अमाउंट में कि इतनी ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट बच जाएगी 96 ग्राम में से, जब हमारा कार्बन कितना 24 ग्राम यूज होगा। अब यहां देखो आपसे पूछा गया है कि इसके मोल्स कितने होंगे, तो आपको बस वही करना है ना, एक इक्विवेलेंट ऑफ A कितना हो जाएगा 1/4 मींस 0.25, इक्विवेलेंट ऑफ B तो 0.4 अपॉन 2 मींस 0.2, इक्विवेलेंट ऑफ C तो 0.9 अपॉन 3 तो ये हो गया 0.3। तो यहां पर अगर आप देखें कि ये है 0.25, ये है 0. तो हमारा ये यहां पर क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है बच्चों। अब मोल्स अगर हमें पूछे तो इसका चूंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो हम लिखेंगे n, ठीक है, अपॉन 1 इक्वल टू 0.2, तो n इक्वल टू 0.2 मींस इसके जो मोल्स हैं वो कितने होंगे 0.2, ओके। क्यों, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और किसी भी एक्सरसाइज में उठा के लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ये 30, ये हम एक बार रिएक्शन इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ओके। ये लिया गया है 30 लीटर, ये लिया गया है 30 लीटर। पूछा गया है कि रिएक्शन 50% रिएक्शन होती है, रिएक्शन टेक्स प्लेस, या यील्ड जो है रिएक्शन की 50% रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो पूछा गया है कि मिक्सचर जो है आपके पास उसका कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब उसमें कौन कितना रह जाएगा। तो यहां पर देखो आप, पहले आप स्टोइकियोमेट्री लगाओ और आप देखोगे कि आपके पास क्या रिएक्शन दिख रही है कि यहां पर एक वॉल्यूम इसका यूज होगा तो 3 वॉल्यूम इसके यूज होंगे, तो 2 वॉल्यूम इसके बनेंगे जब रिएक्शन क्या हो 100% रिएक्शन होगी, मतलब 1 लीटर इसका तो 3 लीटर इसके तो 2 लीटर इसके। अब यहां पर हम ये कहें कि ये हमारे पास 30 लीटर यूज होगा, तो ये कितना होगा बच्चों 10 लीटर, उसी रेशो में आ जाएंगे ना कि 3 लीटर इसका 1 लीटर इसका, तो 30 लीटर इसके। तो जब ये 30 लीटर यूज हो जाएगा
तो ये कितना बन जाएगा 20 लीटर। दो वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम इसके तो 2 वॉल्यूम इसके, तो 3 वॉल्यूम है 30 लीटर के, तो 2 वॉल्यूम हो गए 20 लीटर के। तो अब यहां देखो कि क्या कितना रह गया N2 की। अब यहां पर लेकिन रिएक्शन जब ये 100% क्या हो 100%, तब ऐसा होगा कि बिल्कुल 100% मींस 30 लीटर इसके यूज हो जाए तो 10 लीटर इसका यूज होगा तो 20 लीटर अमोनिया बन जाएगी। लेकिन रिएक्शन कह रहा है कितने परसेंट हो रही है 50%। 50% रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो आप कि इसका आपको 15 लीटर ही यूज करना है, समझ गए ना। तो यहां पर आप जब 30 - 15 करेंगे, ठीक है, और यहां पर आ जाए कि 30 लीटर जब ये यूज होती है तब आपने देखा कि ये 30 लीटर, तब ये 10 लीटर है जब ये, और यहां पर आप देखोगे अभी हमारे पास ये है, तो यहां बची कितनी, लेफ्ट कितनी बचेगी 15 लीटर। जब इसका 15 लीटर, जब इसके 30 लीटर यूज होते हैं तब ये 10 लीटर, जब इसके 15 लीटर यूज होंगे तो यहां पर ये हो जाएगी हमारे पास 30 लीटर थी, इसमें से 5 लीटर यूज हो जाएगी। तो ये जो लेफ्ट अमाउंट बचेगी ये तो बचेगी 25 लीटर। ये अमाउंट कितनी बचेगी, ये है इनकी यूज्ड अमाउंट, ठीक है। और यहां कितना बचेगा 15, और यहां पर आप देखो कि जब 30 लीटर इसके तब 20 लीटर इसके, जब 15 लीटर इसके तो 10 लीटर इसके। अब आप मिक्सचर देखोगे कि मिक्सचर में कौन कितना होगा इन मिक्सचर, N2 तो रहेगी 25 लीटर, H2 कितनी बची होगी 15 लीटर, और अमोनिया कितनी होगी उसमें 10 लीटर। इस तरह से नाइट्रोजन होगी 25 लीटर, H2 हो गई हमारी 15 लीटर, और अमोनिया कितनी हो जाएगी 10 लीटर। फिर से समझें, ये 30 लीटर, ये 30 लीटर था, ये कह रहा है ये कितना बनेगा जब रिएक्शन 50% चल जाए। आपको ये बता दूं जब इसके 3 वॉल्यूम यूज होते हैं तब इसका 1 वॉल्यूम, मींस इसके 30 लीटर तब इसके 10 लीटर। रिएक्शन हुई मतलब जब पूरे 30 के 30 लीटर यूज हो जाते हैं तब इसका 10 लीटर यूज होता है। लेकिन रिएक्शन हुई है 50%, मींस 30 लीटर में से केवल 15 लीटर ही यूज रह रहे हैं, तो इसके 15 लीटर लेफ्ट बच रहे हैं। जब इसके 15 लीटर यूज होंगे तब इसके 5 लीटर यूज होंगे, तो इसकी लेफ्ट अमाउंट कितनी बचेगी 25 लीटर। जब इसके 30 लीटर यूज होते तो ये 20 लीटर बनते, 15 लीटर यूज हुए तो ये कितनी हो जाएगी 10 लीटर। मिक्सचर में इस तरह से बचेगा। तो यहां तक कंप्लीट करना। अब देखो